इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस को देख रहे हैं। जी हाँ, क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस पार्ट 1 को देख रहे हैं। इस पार्ट में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और 5 क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करता हुआ या सॉल्यूशन देखता हुआ करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा आर की इकाई को ज्ञात करना है। तो हिंदी वर्जन में क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है, आप हिंदी वर्जन वाले क्वेश्चन को थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा और इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, ये गैस इक्वेशन है। पी प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, एन नंबर ऑफ मोल्स या क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ गैस बोलते हैं, आर को गैस कांस्टेंट और टी को टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं। तो हम लोग एन आर टी इक्वल टू पी वी लिख लेंगे। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, पी वी बाई एन टी, है ना। अब चूंकि हम लोग डायमेंशन का यूज़ करेंगे तो इन सब का डायमेंशन तैयार करेंगे। आप जानते हैं मोल जो पदार्थ का परिमाण होता है उसकी इकाई होती है मोल, और यह डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन होता नहीं है मोल का। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं अभी, देखिए ध्यान से, आर का डायमेंशन लिखे हैं, पी का डायमेंशन, वी का, एन का, टी का डायमेंशन। ठीक है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में सबको लिख दिए हैं ताकि इनका जो बीमा होगा उसको लिखना है। ठीक, इसके बाद में कर क्या रहे हैं, आपको याद करके रखना होगा। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर किससे निकलता है, फोर्स बाय एरिया। याद करके रखिएगा, फोर्स बाय एरिया जो होता है उसका, फोर्स का जो डायमेंशन होगा उसको एरिया का डायमेंशन डिवाइड करेगा, एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा चेंज होकर पी का निकल जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, यह हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। वी का एल क्यूब, मोल एन के लिए मोल और के टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -1 है। इन दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद में 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 यह तैयार हो गया। उसके बाद देखिए मोल नीचे में और K1 ज्यों का त्यों बच के रह गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर या डायमेंशन ऑफ आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 मोल टू द पावर -1 के टू द पावर -1, है ना, यह तैयार हो गया। ठीक है, यह एग्जैक्टली है क्या, ये वाला, यह कार्य का डायमेंशन तैयार हो गया। याद रखिएगा कि कार्य का जो वर्क होता है, वर्क का डायमेंशन कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, तो यह तैयार हो गया। अब अगर हम लोग इसकी इकाई जब लिखेंगे तो याद रखना होगा कि कार्य की जो इकाई है उसी को हम लोग लिखेंगे, फिर मोल रहेगा पर मोल पर डिग्री केल्विन। तो आर की इकाई सीजीएस में अर्ग होता है और जूल होता है एसआई में। तो अर्ग मोल टू द पावर -1 के टू द पावर -1, फिर उसी तरह से जूल मोल टू द पावर -1 के टू द पावर -1। इस तरह से हम लोग आर की इकाई को ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 2 को हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है जिसमें दिया गया है एसटीपी पर। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या एनटीपी भी बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर समुद्र तल पर 760 मिलीमीटर मरकरी की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। और 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। तो एनटीपी बोलिए या एसटीपी बोलिए, दोनों एक ही है।
पर गैस 112 ml। आयतन का भार यहाँ पे दिया हुआ। देखिए हम लोग बांग्ला वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए हैं, इसलिए इसमें एक्चुअली मात्रा हम लोग लिखते हैं 0.22 ग्राम है। तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी है और इस अणु का, इस गैस के अणु का अनुभार कितना है निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस जो आयतन दिया हुआ है 112 ml, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 112 बाई, आप जानते हैं 1000, ठीक है, तो ये लीटर में हो गया 1000, ठीक है, ml इक्वल टू 1 लीटर। तो कन्वर्ट कर दिए, कितना हो गया 0.112 लीटर। तो हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब आप देखिए एक एक नियम के हिसाब से करते हैं। चूंकि STP पर 0.112 लीटर गैस की मात्रा कितनी होती है, दी हुई है, दिया गया है क्वेश्चन में 0.22 ग्राम। ठीक है, इसलिए ऊपर में आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए 22, नीचे में इसका आ गया 100। अब देखिए 112, तो इसका 3 जीरोस ऊपर चला गया। ठीक है, फिर इस लकीर को टान दिए लंबा, 22 4, फिर इसका 1 10। देखिए ये कट गया, इसने इसको काटा 2 बार, कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास 44 ग्राम निकल गया किसका, 22.4 लीटर गैस की मात्रा निकल गया एनटीपी पर। एनटीपी पर या एसटीपी पर कितना निकल गया 44 ग्राम। अब देखिए यह जो 44 ग्राम आपके पास निकला, यह गैस का क्या होगा, अनुभार कहलाएगा। इसलिए गैस का अनुभार बराबर कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप, गैस का अनुभार कितना हो गया 44 ग्राम। इसलिए 44 ग्राम गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी, एवोगाड्रो नंबर है ना, की संख्या। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे में लिख रहा हूँ, यहाँ पर 6.022 भी लिख सकते हैं या 23 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23। यह हो गया अणुओं की संख्या। ठीक है, आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये देख रहे हैं 44 ग्राम जो है वो एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पकड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये करना नहीं है आपको एग्जाम में, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना होता है, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, 2 है अणु, 2 है इसका परमाणु इसलिए 2, तो 12 + 32 मतलब 44 ग्राम। ये देखिए, तो 44 ग्राम किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यह वैल्यू है। तो आपको ये सब बताना नहीं है, जस्ट आप कैलकुलेशंस कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशंस करके जो निकल गया वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में दिया गया है कि वास्तविक गैसें जो होती हैं वो आदर्श गैसें के बिहेवियर से दूर भागती हैं, या जो आदर्श गैस जो होती हैं उनके नज़दीक नहीं आते हैं, उनसे थोड़ा डिविएट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो इसको करने के पहले हमको आदर्श गैस और वास्तविक गैस को समझ लेना जरूरी है। तो आदर्श गैस कौन से गैस हैं, वे गैस हैं जो गैस के नियम का पालन करते हैं और जिनके अणुओं के बीच इंट्रैक्शन नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन नहीं होता है। पॉइंट मासेस के रूप में उसके वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है। जबकि वास्तविक गैस वे गैसें हैं जिनमें आयतन तो होता है और जिनके अणुओं के बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझ लेना है। आपको ये सारी बातें भी याद रखना है
कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है गैस में बहुत ही कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, किंतु वही इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसमें, गैसेस में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को दिमाग में बैठा के रखना है जब हम लोग इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं तब, क्योंकि आइडियल गैस बिहेवियर जो होता है उसके अनुसार से हम लोग ये भी जानते हैं कि गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, वो लोग जगह को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। ठीक है, किंतु रियलिटी में ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है, आप जानते हैं। तो इसके लिए वैन डर वाल्स, बाद में जो हम लोग गैस इक्वेशंस पढ़े हैं उसके बाद में वैन डर वाल ने नया एक इक्वेशन दिया। ठीक है, उसको हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वैन डर वाल्स ने PV = nRT में किस तरह से रिफॉर्म किया, चेंजेस किया। ठीक है, इस चीज़ को आप बाद में पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, वास्तव में वास्तविक गैस जो होते हैं उनके अणुओं के पास आयतन होता है, यह तो पहला कारण है। और इसके साथ साथ में क्या होता है, जो रियल गैसें होती हैं या फिर वास्तविक गैस जो होते हैं उनके अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जो आइडियल गैस होती हैं, आदर्श गैस होती हैं, उनमें तो इस तरह का होता नहीं है। बोलकर जो वास्तविक गैस है वो रियल गैस से दूरी बना लेता है, उससे डिविएट हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा अंत आणविक बल, जिसको हम लोग ऊपर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखे हैं, के कारण अणुओं के बीच में कॉलिजन होता है, टकराव होता है, और वह क्या होता है, इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कारण आप बताइए जिसके कारण आप दिखा सकते हैं कि आदर्श आचरण व्यवहार से दूर हट जाते हैं वास्तविक गैस से। स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि दिन के समय में आसमान नीला दिखता है। क्यों दिखता है? दिन के समय में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखिए, इसका कारण आप खुद जानते हैं होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, जब लाइट पास करता है तो क्या होता है, वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। आप प्रिज्म के द्वारा आप पढ़ें तो विबजियोर आप पढ़े होंगे, विबजियोर है ना, 7 कलर्स, ये आप जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंचेगा वही कलर आपको रिकॉग्नाइज होगा, आपका दिमाग उस चीज़ को समझ पाएगा कि यह कौन सा कलर है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य से चलती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में स्थित धूलकण और जलकण आदि से टकराती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये इन कणों में उपस्थित विभिन्न रंग की किरणों की वेवलेंथ भिन्न भिन्न होती है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो भी है ये 7 कलर है मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट में, तो क्या होता है, 7 रंग का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वो अलग अलग होता है ना। तो वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण से क्या होता है, हम लोग देखते हैं जब ये डिविएट होते हैं या फिर अलग होते हैं, तो आप जानते हैं कि वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है, वायलेट का, उसके बाद रेड का सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि इन सब का क्या होता है, जब डिवाइड हो गया तो वेवलेंथ के कारण से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, अलग अलग वेग से छिटकती हैं, मतलब स्कैटर्ड हो जाते हैं, अलग अलग फैल जाते हैं लाइट डिवाइड होने के बाद में। तो इन किरणों में सबसे कम तरंग लंबाई मतलब वेव लेंथ वैगनी, ठीक है, वैगनी यहाँ पे वायलेट को बोला गया है,
और नीला जो है यहाँ पे इंडिगो के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इंडिगो लिखा हूँ, रंग की होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है देखिए, अतः ये अधिक छिटकती हैं। बैगनी और नीले रंग जो जिनकी वेवलेंथ एकदम कम होती है सबसे ज़्यादा छिटकती हैं, जिसका ज़्यादा है, रेड का सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये कम स्कैटर्ड होता है, ठीक है। अतः हमारी आँखों तक जब पहुँचती है वायुमंडल से होती हुई तो यही बैगनी और नीले रंग ही पहुँच रहे हैं, और वायलेट मतलब बैगनी और नीला रंग जो है वो आपस में संयुक्त होकर आकाशीय नीला मतलब ब्लू रंग में बदल जाती है। इस चीज़ को समझना जरूरी है आपको, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, ब्लू रंग में बदल जाते हैं। फलस्वरूप दिन के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें बोला गया मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास पे बेस्ड किया हुआ क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है आवर्धक कांच बोला गया है, जबकि आवर्धक हिंदी में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आवर्धन करते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। आवर्धन कांच व्यवहार करने के समय या करने पर वस्तु को उत्तल लेंस के सापेक्ष कहाँ रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग चर्चा करें इसके पहले आपको कुछ फैक्ट सब समझ लेना होगा कि क्या होता है। आप जानते होंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आवर्धन शीशा होता है वास्तव में एक उत्तल लेंस ही होता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के तरफ लेकिन वस्तु के पीछे बनता है। इस चीज को आपको समझ लेना है, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तीन चीज, काल्पनिक है मतलब वर्चुअल है, सीधा है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, पीछे बनता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिए। यहाँ पर यह भी समझ लेना है आपको कि कैसा होगा अगर उसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो या कम हो। चलिए इसके पहले अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में जो बोला गया उसका सॉल्यूशन या आंसर क्या होगा। आवर्धन कांच जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धन शीशा का व्यवहार करने पर वस्तु को उत्तल लेंस के सापेक्ष आप केवल फोकस के बीच रखना होगा, लिखेंगे तो भी होगा, किंतु मैं तो चाहूँगा आप प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच रखना होगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप रख रहे हैं तो उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाश केंद्र है, वहाँ से लेकर फोकस के बीच में ही रखना होगा उस वस्तु को। क्योंकि अगर हम लोग ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक मैग्नीफाइंग ग्लास और उसे पुस्तक से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर लेंस के भीतर से देखने पर पुस्तक की अक्षर बड़ा दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में जो प्रतिबिंब घटित होगा वह काल्पनिक वस्तु से बड़ा और लेंस के जिस तरफ पुस्तक होगा उसी तरफ पुस्तक के अक्षर का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इस चीज को आपको समझ लेना है, क्योंकि अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए कम फोकस दूरी वाला लेंस का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है। फिजिकल साइंस के पार्ट 1 वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 5 है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर्त सारणी वर्ग 1 में शामिल तत्वों को क्षार धातु क्यों कहते हैं। पहले क्वेश्चन सुधार लीजिएगा कि जो ग्रुप 1 होता है उसको ग्रुप 1A और ग्रुप 1B में बांटा गया है। जो 1A है उसी को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं जी, क्षार धातु कहते हैं, किंतु 1B जो है उसको हम लोग अलग नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? कॉइनेज मेटल, मुद्रा धातुओं का नाम दिया गया है 1B को, क्योंकि ये जो मेटल हैं या धातुएं हैं जो 1B में हैं उनको मुद्रा बनाने में, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, 1B होना चाहिए, ठीक है। तो आवर्त सारणी के वर्ग या ग्रुप 1A में लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम
धातुओं को क्षार धातु या अल्कली मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी धातुएं जल से प्रतिक्रिया कर प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ठीक है, अल्कली बनाते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील बेस मतलब क्षार हो गया। ठीक है, NaOH KOH आदि उत्पन्न करती हैं। इसीलिए इन्हें किनको 1A ग्रुप के धातुओं को क्षार धातु कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देख लिए हैं और पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि यूरेनियम के एक परमाणु का चिन्ह सिंबल लिखो। हिंदी में क्वेश्चन का ट्रांसलेशन गलत है। क्यों गलत है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन, उसमें मैंने क्लियरली दिखा दिया है कि उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेंशन द सिंबल ऑफ अ पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट। पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट कहने का मतलब होता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। मतलब वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से ज़्यादा हैं, वे सब क्या कहलाएंगे? पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट कहलाएंगे। ये एक्चुअली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं और ये रेडिएटिवली काफ़ी जल्दी डीके होते चले जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको लिखने के लिए कि एक पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट का उदाहरण देना है। तो आप लिख लीजिए NP, इसका एटॉमिक नंबर होता है 93। ठीक है, इसके अलावा प्लूटोनियम भी लिख सकते हैं जिसका होता है 94। तो दो में से कोई एक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी एक को लिख लीजिए। तो ये हो गया पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट। आप इंग्लिश वाला ही वर्ड लिखिएगा, पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट। कौन सा हो गया? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम 94। कोई एक लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।